एनालिसिस एल्गोरिथम की देख रहे थे और ऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे थे। इसमें जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, एसिम्प्टोटिक यानी कि जब हम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फंक्शन के हिसाब से देखते हैं और बाउंड करते हैं एक फंक्शन को दूसरे के हिसाब से, तो उसे हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन में तब्दील करेंगे। तो इसमें जो ये बिग ओ दिख रहा है इसे हम बिग ओ नोटेशन कहते हैं, ये ओमेगा नोटेशन है, ये थीटा नोटेशन है। ये बिग ओ का मतलब होता है लेस देन। ध्यान दीजिएगा, एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन, इसका मतलब ये है एफ एन इज लेस देन इक्वल टू जी। अगर कोई फंक्शन एफ एन है वो ऑर्डर ऑफ जी एन है, इसका मतलब एफ एन जी एन से कम ही रहेगा। ये जो आपका ओमेगा है, ओमेगा नोटेशन का मतलब ये है कि अगर एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एन, इसका मतलब एफ एन हमेशा बड़ा या बराबर रहेगा जी एन से। इसी तरीके से थीटा है इक्वालिटी का, अगर एफ एन ऑर्डर कहेंगे या गामा ऑफ जी एन था, ये ओमेगा ऑफ जी एन था, ये थीटा ऑफ जी एन है, तो एफ एन है थीटा ऑफ जी एन, इसका मतलब ये है कि एफ एन बराबर है जी एन के हमेशा। तो इसकी ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं कि इस एन जीरो के बाद में, जो एन जीरो देख रहे हैं आप, इसके पहले जो हो रहा है होने दीजिए। लेकिन क्या है कि नंबर ऑफ, हम तो बात कर रहे हैं एन की ना, ये नंबर ऑफ एन जो एन वैल्यूज है ये वाली, तो जब ये एन जीरो को क्रॉस कर जाएगा, जीरो से शुरू किया, एन जीरो दिया, एन जीरो के बाद हमेशा जो एफ एन है वो गाइड होगा जीएन से, किसी कांस्टेंट जीएन से, सी लगा दीजिए कोई बात नहीं। तो एफ एन जो है हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा सी जीएन के। देखिए आप देखिए इस एन जीरो के बाद, एन जीरो के पहले नीचे भी है ऊपर भी है, लेकिन एन जीरो के बाद हमेशा एफ एन सी जीएन के नीचे रहेगा। कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, एफ एन हमेशा लेस देन इक्वल टू जीएन रहेगा, तो हम एफ एन को कहेंगे ऑर्डर बिग ओ ऑफ जीएन। वो यहां पर बोला गया है कि एफ इज एट मोस्ट ऑर्डर ऑफ जी, अगर एफ जी फंक्शन है तो किसी सी और के के लिए हम एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सी जी के, फॉर विच एक्स इज ग्रेटर देन के। किसी पॉइंट के, जो हम एन जीरो देख रहे थे अभी, वही के की बात हो रही है यहाँ पर, किसी के बाद एन जीरो के बाद एफ इज एट मोस्ट सी टाइम्स, एफ जो है वो सी जी एन तक जा सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन उससे नीचे ही रहेगा हमेशा, इसलिए हम एफ को ऑर्डर ऑफ जी कहते हैं। एट मोस्ट इसमें ओमिटेड है, लेकिन इसका मतलब एट मोस्ट ही है, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल देखते हैं, बाकी को हम इसी तरीके से समझेंगे। अगर आपके पास 30n+8 है, इसको हम ऑर्डर ऑफ n बताना है, कैसे करेंगे? हमको एक कांस्टेंट ढूंढना है c और कांस्टेंट ढूंढना है k, ताकि ये 30n+8 का हम निकाल सके कि किस ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का है। c को 31 रखें, k को 8 रखे, देखें। अब इसमें ध्यान दीजिए n जो है k से बड़ा होना चाहिए, तो n k से बड़ा है, कौन सा n? अगर हम n को k से बड़ा मान लें, k 8 है, तो अगर हम cn यहाँ पर रखें तो cn मतलब 31 इंटू n, 30n, और यहाँ पर क्या है n, 30n+n, यानी कि 30n+n 31n, ये बड़ा है 30n+8 से, इसका मतलब 30+8 लेस देन इक्वल टू सी। इसी तरीके से n स्क्वायर और को n²+1 को अगर आपको बताना है कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बताना है, तो हमको ये c और k जो मैं k n0 कह रहा था उसी की बात चल रही है। c को 2 रखिए, k को n1 रखिए, और आप मान लीजिए n 1 से बड़ा है, यानी कि n शुड बी ग्रेटर देन k को 1 माना तो n इज ग्रेटर देन k इज इक्वल टू 1, n इज ग्रेटर देन k। अब यहाँ पर रख दीजिए आप ये सी एन स्क्वायर को, देखिए सी एन स्क्वायर क्या आता है, 2n स्क्वायर, ये n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है जो हमेशा बड़ा रहेगा n स्क्वायर प्लस 1 से, इसीलिए n स्क्वायर प्लस 1 जो है वो लेस देन है सी एन स्क्वायर से। इसका मतलब ये है कि 30n+8 ये वाला इज लेस देन n एनीवेयर विच इज n ग्रेटर देन 0। इट इजंट इवन लेस देन 31n एनीवेयर, जो हमने पीछे देखा 31n जो आया था, लेकिन ये हमेशा 31n से कम रहेगा किसके बाद, n इक्वल टू 8 के बाद, जो मैंने आपको बताया था ना n0 वाला, उसके बाद हमेशा से ऊपर रहेगा। ये C1 31n यहाँ पर लाया हमने, और हमने फाइंड किया ये वाली। तो ये अब इस पॉइंट के बाद हमेशा 30n+8 गाइड होगा n से। n क्या है, जो n मैंने आपको बताया था n0 जो ग्रेटर देन k है 8, तो 8 के बाद, इस 8 के बाद हमेशा 30n+8 गाइड होगा n से, इसलिए 30n+8 आपका ऑर्डर ऑफ n है, इज ऑर्डर ऑफ बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ n या ऑर्डर ऑफ n है। तो अगर हम कंपैरिजन देखें ऑर्डर का, तो सबसे बढ़िया आपका log n है। अगर आप अपने एल्गोरिथम की कंप्यूटेशन टाइम या फिर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ log n के रिस्पेक्ट में निकाल लें तो सबसे बढ़िया यही रहेगा। अगर आप n लाते हैं तो वो भी ठीक है, n log n उससे ऊपर है, और अगर आपने 2 to the power n लगा दिया या ले आए, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी 2 to the power n आ रही है, तो समझ लीजिएगा कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। तो इसको कम करने की कोशिश करिए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, और यहाँ ले आए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। ये आपके अलग अलग वेरिएशन है। अगर आप n की वैल्यू दे रहे हैं तो किस तरीके से वेरी कर रहा है, log n देखिएगा आप कितना समय ले रहा है। 10 to the power 9 के लिए केवल 0.030 माइक्रोसेकंड,
और यहीं पे मैं तो 2 टू द पावर n पे जाता ही नहीं हूँ, मैं n क्यूब पे रहता हूँ। n क्यूब पे इसको तो छोड़िए, 10 टू द पावर 8 पे देखिए कितने साल लेगा ये, 3.17 इंटू 10 टू द पावर 9, इतने ईयर्स लेगा। तो क्या आप सोच सकते हैं कि आप ये n क्यूब लेके अपने एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी से 10 टू द पावर 8 वैल्यू अगर आ गई तो आपका एग्जीक्यूशन कर पाएंगे, उसको अच्छा बता पाएंगे? तो हम चाहते हैं कि हम केवल यहाँ तक रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ तक। क्योंकि देखिए आपके पास जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, सॉर्टिंग में सबसे बेस्ट हमारे पास मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है। मर्ज सॉर्ट सबसे बढ़िया है क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n है, तो वो आपका अगर मान लीजिए इतने नंबर्स भी हैं तो भी वो सेकंड्स में कर देगा। जबकि ये n स्क्वायर 31.7 ईयर्स अगर आप बबल सॉर्ट लगाने लगे, इंसर्शन सॉर्ट लगाने लगे, तो आपको 31 साल लग जाएंगे इसको करने में। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर जहां बढ़ेंगे वहां पर सबसे बढ़िया log n है, सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला 2 टू द पावर n है। अब हम ऑर्डर ऑफ जो ग्रोथ है उसको एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ एक्स। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एनी सम फंक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है। तो फॉर्मली अगर इसको इस तरीके से फॉर्मली बता रहा हूँ, ये हमने अभी तक तो समझ लिया कि एक्स स्क्वायर भी लेना है, लेकिन फॉर्मली अगर देखें तो इसको इस तरीके से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है जी फॉर ऑल एफ विच बिलोंग टू ऑर्डर ऑफ एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, ओ एक्स, ऑर्डर ऑफ एक्स। अब हम आते हैं ओमेगा पे। अब इस पे ये आप समझ चुके हैं अच्छी तरीके से, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। अब इसमें क्या है, बिग ओमेगा में जो एफ एन है, एक्चुअली ये आपका फंक्शन है, दिस इज योर फंक्शन, ये आपका फंक्शन है, ये हमेशा ऊपर रहेगा सीजीएन से, ये गाइडिंग फंक्शन है। इस ये ऑर्डर डिसाइड कर रहा है आपका। तो एफ एन हमेशा जीएन से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा, किसके बाद, एन जीरो के बाद। तो हम इसे कहेंगे कि जीएन, ये जो आप जीएन देख रहे हैं, ये इसका एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड है एफ एन का। तो एफ एन आपका फंक्शन है, मतलब जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो ऑर्डर ऑफ जीएन होगी आपके फंक्शन की। तो थीटा एन मतलब बराबर है, दोनों ऊपर नीचे बराबर है। इसको इस तरीके से समझाता हूँ कि अगर आप थीटा नोटेशन लें तो जो आपका फंक्शन है एफ एन, ये आपका फंक्शन है। अब ये गाइडिंग फंक्शन है, ये आपको पता नहीं है, ये निकालने हैं। तो अगर आप कह रहे हैं बिग थीटा, इसका मतलब इस C1 अगर कांस्टेंट C1 लेंगे तो ये आपका लोअर गाइड बन जाएगा, कांस्टेंट को C2 लेंगे तो ये अपर गाइड बन जाएगा। यानी कि एफ एन आपका ये फंक्शन है तो ये इसके बीच में ही रहेगा हमेशा, इन दोनों के बीच में, इसीलिए बिग थीटा। अब बिग थीटा, बिग ओमेगा और बिग ओ में ये है कि ये जो फंक्शन है ये ऊपर वाले को, नीचे वाले को या इनको टच कर सकते हैं, लेकिन आगे जो आ रहे हैं रिलेशनशिप उसमें वो टच नहीं कर सकते। देखिए कॉमन ऑर्डर मैंने आपको जैसे बताया, टू द पावर लॉग एन। दोबारा इसको मैं रिआइटरेट करना चाहता हूँ कि भाई आपको सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला है, सालों साल लग जाएंगे, और इसमें समय से पहले काम हो जाएगा। तो एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंप्यूटेशन इज सम मेजर ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज टू परफॉर्म द कंप्यूटेशन। तो अगर किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात हो रही है तो जो कंप्यूटेशन है कितना समय ले रहा है, कितना डिफिकल्ट है, उसके बारे में बात हो रही है। और जो मेजर है, मेजर ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंप्यूटेशन, यानी कि हमने जो कॉस्ट देखा अभी 2 टू द पावर n, ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, जबकि लॉग एन की कॉस्ट सबसे कम है। कॉम्प्लेक्सिटी, जो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो किसी भी प्रॉब्लम या काम या टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि एल्गोरिथम विद द लोएस्ट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो जो ऑर्डर ले रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे सर्चिंग के लिए अगर आप ऑर्डर लिस्ट है तो मैक्सिमम आपकी लॉगरिथमिक टाइम ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो सकती है। अगर ऑर्डर है तो आप इस कॉम्प्लेक्सिटी को अगर आप बाइनरी सर्च से करते हैं तो आपको ऑर्डर ऑफ लॉग एन मिलेगा। तो आप कहेंगे मेरी बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। ट्रैक्टेबल और इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम क्या होता है? एक ऐसा प्रॉब्लम या एल्गोरिथम जिसका विद एटमोस्ट पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि किसी भी एल्गोरिथम की अगर आपको पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही है तो उसे हम फिजिबल कहेंगे या ट्रैक्टेबल कहेंगे। जो कैपिटल पी है ये सारे सेट ऑफ ऑल ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स है जिनका पॉलिनोमियल टाइम में सोल्यूशन मिल रहा है आपको। अगर अ प्रॉब्लम एल्गोरिथम दैट हैज मोर देन पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि ऐसे एल्गोरिथम या प्रॉब्लम जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिनोमियल नहीं है तो वो आपके इनट्रैक्टेबल कहेंगे, इनफिजिबल कहलाएंगे। जैसे n टू द पावर ये 1 टू द 10 टू द पावर 6, ये टेक्निकली ट्रैक्टेबल है लेकिन इम्पॉसिबल है। जबकि n टू द पावर log n log n n टू द पावर log n ये इनट्रैक्टेबल है लेकिन इजी है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही है, उन्हें हम p कहेंगे, और जो
पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी दैट हैज मोर देन पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी, पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा है, उसे हम इंट्रैक्टेबल कहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम इंट्रैक्टेबल है कम नंबर के लिए, जो इनपुट आ रहे हैं उनके लिए कम नंबर है तो इंट्रैक्टेबल है। जो प्रैक्टिकल आपको नहीं मिल रहा है, दैट डू नॉट अराइज इन प्रैक्टिस वेरी ऑफन। जैसे एवरेज रनिंग टाइम इज बेटर मेजर ऑफ द प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी, फाइंड अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट सॉल्यूशन। जो हम इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम मैंने आपको जो बताया कम नंबर के लिए, वो इंट्रैक्टेबल हो सकती है, लेकिन बेटर ये है कि हम एवरेज रनिंग टाइम, हमेशा ये एक अच्छा मेजर है प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने का, और हम अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं रादर देन कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालें। अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम क्या होता है? ऐसे प्रॉब्लम्स, देयर एग्जिस्ट प्रॉब्लम दैट नो एल्गोरिथम एग्जिस्ट फॉर सॉल्विंग देम। ऐसे प्रॉब्लम है जिनके लिए कोई एल्गोरिथम ही एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि वो प्रॉब्लम जिनके एल्गोरिथम से एल्गोरिथमिकली उनको सॉल्व नहीं कर सकते। Turing discovered in 1930s that there were problems unsolvable by any algorithm। ऐसे प्रॉब्लम जो अनसॉल्वेबल है, ट्यूरिंग मशीन जिन्होंने डिजाइन की थी वर्ल्ड वॉर में, तो उन्होंने कहा कि ऐसे प्रॉब्लम है जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, वो जब आज भी विद्यमान है। तो हमने जो पी कहा, जो पॉलिनोमियल टाइम जिनका होता है वो पी हो गए। एनपी का मतलब क्या है? एनपी वो सारे प्रॉब्लम है, एनपी इज द सेट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ ट्रैक्टेबल एल्गोरिथम, देयर एग्जिस्ट अ ट्रैक्टेबल एल्गोरिथम फॉर चेकिंग सॉल्यूशन टू सी इफ दे आर करेक्ट। समझिएगा इसको। एनपी मतलब है नॉन पॉलिनोमियल। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए ट्रैक्टेबल एल्गोरिथम अवेलेबल है फॉर चेकिंग सॉल्यूशन टू सी इफ दे आर करेक्ट। इन प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास ट्रैक्टेबल एल्गोरिथम अवेलेबल है ताकि आप इसके जो सॉल्यूशंस हैं एनपी प्रॉब्लम्स के, उसको वेरीफाई कर सकें। और एनपी कंप्लीट मतलब ये होता है, ये दिस इज अ क्लास ऑफ प्रॉब्लम, ये ऐसी क्लास ऑफ प्रॉब्लम है विद द प्रॉपर्टी दैट इफ एनी वन ऑफ देम कैन बी सॉल्व्ड बाय अ पॉलिनोमियल वर्स्ट टाइप एल्गोरिथम, देन ऑल ऑफ देम कैन बी सॉल्व्ड बाय पॉलिनोमियल वर्स्ट केस एल्गोरिथम। ये इसका मतलब ये है कि एनपी एल्गोरिथम वो सेट्स हैं एल्गोरिथम के, अगर एक भी सॉल्व हो जाए, चाहे पॉलिनोमियल वर्स्ट टाइम ही क्यों ना हो, वर्स्ट केस ही क्यों ना हो, अगर ये वर्स्ट केस में सॉल्व हो जाए तो बाकी सारे सॉल्व हो जाए। इसे हम एनपी कंप्लीट कहते हैं। तो पी समझ गया, जिनका पॉलिनोमियल टाइम में होता है, पॉलिनोमियल टाइम में कॉम्प्लेक्सिटी निकल सकती है। एनपी मतलब ये होता है कि जो प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनके लिए ट्रैक्टेबल एल्गोरिथम अवेलेबल है, जो इनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। एनपी कंप्लीट वो क्लास है जिसमें अगर एक भी सॉल्व हो जाए तो बाकी सब सॉल्व हो। अब पी वर्सेस एनपी देखिए। अब पी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनपी, यानी जो पॉलिनोमियल टाइम है वो तो इसके प्रॉपर सबसेट है। बट द मोस्ट फेमस अनप्रूवन कंजंक्चर इन कंप्यूटर साइंस इज दैट दिस इंक्लूजन इज प्रॉपर, यानी कि P इज अ सबसेट ऑफ NP rather than P is equal to NP। P NP के बराबर नहीं है, लेकिन P सबसेट है NP नॉन पॉलिनोमियल का। तो इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है कि कोई नो NP कंप्लीट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन पॉलिनोमियल टाइम। इसलिए माना जाता है कि NP कंप्लीट, कोई भी NP कंप्लीट प्रॉब्लम जो है वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये हमने आज और बात की थोड़ी, आपके ऑर्डर ऑफ ग्रोथ की, अलग अलग एसिम्प्टोटिक नोटेशन की, PNP की। थैंक यू सो मच।